Hello, Keshav. Good evening. Good evening, sir. Yes, एक बार वापस से गुड इवनिंग. ऑलराइट, स्टार्ट करें क्लास. हाँ सर. ओके. अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर. अपनी बात ट्वेल्थ के सिलेबस की हुई थी. सो 11th के जो चैप्टर्स हैं वो मैं नहीं लूंगा ट्वेल्थ में. ठीक है. ओनली दोज चैप्टर्स विच आर इन ट्वेल्थ विल बी कवरिंग दिस टाइम. ओके सर, ओके. बट अभी मतलब एग्जाम में तो पूरा ही कोर्स आ रहा है. हाँ, एग्जाम में ट्वेल्थ में तो पूरा ही कोर्स आता है, बट यू हैव टू टेल मी विच चैप्टर्स आर इन ट्वेल्थ एंड देन आई विल बी कवरिंग दैट ओनली. सर एक्चुअली ट्वेल्थ में हमने मतलब मोस्टली हमने बुक 2 ही करी थी. 11th में हमने बुक 1 कर ली थी. अब वैसे तो मैंने लास्ट ईयर कराया हुआ है ट्वेल्थ में, तो आई नो विच चैप्टर्स आर कमिंग, बट एक बार तुम मेरे को वापस से लेट मी नो विच ऑल चैप्टर्स आर इन ट्वेल्थ. प्रिसाइसली मुझे बताना है. देखो, एवरी चैप्टर नंबर या फिर नेम जो भी. ठीक है. जितना मुझे याद आ रहा है, कैलकुलस था, काइनेमैटिक्स था, वेक्टर्स था, पॉइंट्स इन स्पेस एंड शायद प्रोबेबिलिटी. और दिस मस्ट ऑल दिस वाज अराउंड 80% ऑफ द सिलेबस इन ट्वेल्थ. ठीक है. तो सर बट तुमने हमने, हाँ, 11th में हमने बुक 2 हमने स्टार्ट भी नहीं की थी. नहीं, थोड़े बहुत चैप्टर्स तो किए होंगे. फर्दर फंक्शंस किया होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, ये सारे चैप्टर्स किए होंगे 11th में. सर बट हम बुक 2 के चैप्टर्स कर सकते हैं बिकॉज वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है मेरे को. बुक 1 के आई कैन डू, मतलब वो मेरे को आ जाता है. तो ऐसे मत कर यार, बुक 1 या बुक 2 मत कर. तुम्हें को ट्वेल्थ का सिलेबस बताओ और ट्वेल्थ का सिलेबस ही करेंगे अपन. सर मैं आपको बता देता हूँ पूरा, एक सेकंड. हाँ सर, हमने सर बुक 2 में हमने 11th में फर्दर ट्रिग्नोमेट्री कर लिया था, देन लॉग्स कर लिया था, एंड देन क्या और क्या था सर, और वो था, वो कर लिया था प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन. रुक जा, मेरे को देखने देखने. फर्दर ट्रिग्नोमेट्री हो गया होगा, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिदमिक हो गया होगा, इंट्रोडक्शन टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो गया होगा, फर्दर फंक्शंस हो गया होगा, प्रूफ बाय मैथमेटिकल इंडक्शन हो गया होगा, बाइनोमियल थ्योरम भी हो गया होगा 11th में, एंड सर प्रोबेबली बट काउंटिंग. मेरे को फर्दर फंक्शन में शायद प्रॉब्लम है, मतलब कुछ कुछ प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जांपल उसमें ट्रिग्नोमेट्री में मेरे को उसमें प्रॉब्लम्स है, मतलब क्वाड्रेंट्स वाला जो पार्ट था. मतलब क्या सर, मैं क्वेश्चन से बता सकता हूँ आपको. ट्रिग्नोमेट्री भी 11th में किया हुआ है. तो आज मैं वैसे तो देखो फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही कराने वाला हूँ. ठीक है. तो हम्म. एक बार वो क्विक रिकैप होगा. तो टू बाय टुमारो यू हैव टू क्लियरली टेल मी कि ट्वेल्थ में सिलेबस क्या था. ठीक है. हम्म. क्या है मतलब. एंड हम्म. वो ही करेंगे. अगर थोड़ा सा इधर उधर होता है थोड़ा बहुत तो वो एडजस्ट कर लेंगे. नॉट अ ओके. बिग इशू. बट ऐसा नहीं होगा कि पूरा 11th का कोर्स मैं तुझे करा रहा हूँ. आया समझ में. ठीक है. हाँ. तो बिकॉज अगर करना चाहें तब भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं.
अभी इसमें बहुत टाइम लग जाएगा 12th के कोर्स में। स्कूल लेवल पे जो कराते हैं वो उसको तो छोड़ दे तू, वो तो ऐसे ही सुपरफिशियल वे में कराते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दे आर नॉट टीचिंग मैथ्स, दे आर टीचिंग यू फॉर एग्जाम्स की बस मार्क्स आ जाए तुम्हारे, बाकी हमको कोई मतलब नहीं है कि तुम लोगों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। अब तेरा एटीट्यूड ऐसा नहीं होना चाहिए इफ इट इज राइट नाउ, ठीक है। मैथ्स पढ़ रहा है तूने, एचएल लिया है, तो दैट मीन्स यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स अ लिटिल बिट, ठीक है। बस वो ये है कि टीचर्स नहीं जगा पाते हैं, इतना इंस्पिरेशन नहीं आ पाता है कि मैथ्स को समझना चाहो या उसको रियली इनकॉर्पोरेट करना चाहो अपनी लाइफस्टाइल में, ठीक है। मैथ्स टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स, इट टीचेस प्रिसीजन, एक्यूरेसी, इट टीचेस लॉजिक, रीजनिंग, ये सारी चीजें डेवलप होती हैं कि मैथ्स को सही से किया तो। आ रहा है समझ में? सो बाय टुमारो यू हैव टू लेट मी नो। आज क्योंकि कैलकुलस से मैं स्टार्ट करूंगा 12th में, तो कैलकुलस का यू कैन थिंक फंक्शंस एज द स्टेपिंग स्टोन टू कैलकुलस। इट विल बी द इंट्रोडक्टरी चैप्टर टू कैलकुलस, ठीक है। तो कैलकुलस, जैसे कैलकुलस में कौन से चैप्टर्स आ जाते हैं? फंक्शंस इज द फर्स्ट वन, फंक्शंस, ठीक है। अब फंक्शंस के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, दैट इज इट इनकॉर्पोरेट्स ऑल अदर फंक्शंस की लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, ठीक है, मॉड फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें। उसके बाद फिर लिमिट्स का चैप्टर होगा। लिमिट्स अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे के जो चैप्टर्स हैं डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन जो चैप्टर है उसमें लिमिट्स ही अपन यूज करेंगे। द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन विल बी गिवन यूजिंग लिमिट्स ओनली, तो लिमिट्स करना उससे पहले जरूरी है। फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन के बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करेंगे, जिसमें मैक्सिमम, मिनिमम, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ये सब आ जाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट कम्स इंटीग्रेशन, उसके इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, देन डेफिनिट इंटीग्रेशन, देन एरिया ऑफ अंडर द कर्व। उसके बाद आएगा लास्ट चैप्टर विल बी द डिफरेंशियल इक्वेशंस, और इंटीग्रेशन के अंदर मैक्लॉरेन सीरीज वगैरह आ जाएंगी। सो अ लॉट इज देयर, ठीक है। कैलकुलस में ही कम से कम 3 महीने लग जाते हैं पूरा कैलकुलस करने में। आ रहा है समझ में? बिकॉज इट इज मेजोरिटी ऑफ योर 12th, सो we'll have to see how we can manage, क्योंकि तेरे अभी ये जो मिड टर्म्स हैं उसमें पता नहीं कितने सारे चैप्टर्स आ रहे हैं। सर ये जो मैंने आपको सिलेबस भेजा था दैट इज मिड टर्म। हाँ वही तो ठीक है, आज चालू करते हैं। फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसकी आइडेंटिटीज विल बी कवरिंग हियर। आई एम नॉट गोइंग इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल, बट ये बहुत जरूरी है, ये नहीं आएगा तो अपन कैलकुलस में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसकी वजह से, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग, फंक्शंस से स्टार्ट करते हैं। नाउ to give the definition of function, we first have to understand the definition of a relation. What is a relation? So I will define a relation F from a set A, या relation R ले लेते हैं instead of F. A relation R from set A to set B such that X is related to Y if and only if some given condition is satisfied, where X is an element of the set A and Y is an element of the set B. ऐसे हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। एक मिनट, शायद फोकस सही नहीं है, लेट मी नो अगर कभी भी कोई वीडियो में क्लैरिटी नहीं है या वॉइस में क्लैरिटी नहीं है। अभी मेरे को ध्यान आ गया इसलिए सही है, वरना पूरी क्लास में तो सफर कर रहा होता। अभी मैं बताता हूँ कैसी क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसी क्लैरिटी होनी चाहिए क्लास में। हाँ तब ठीक है, अदरवाइज फोकस में कोई प्रॉब्लम है, ऑलराइट, या रेजोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है। दो रीजंस हो सकते हैं। नाउ आई एम डिफाइनिंग अ रिलेशन। रिलेशन में क्या हो रहा है? अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन विल हेल्प। ये सेट ए है, ठीक है। सेट का मीनिंग तो समझ में आता है ना, सेट नहीं ले रहा हूं मैं। सेट इज लाइक अ कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स नंबर भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, पर्सन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है।
So basically mostly we will be dealing with numbers only. So set A का एक element है x. I've written it here. X belongs to A. So x is an element of A and y is an element of B. Under the relation R, I will say that x is related to element y. ठीक है, तो ये related के लिए मैं ऐसे line बनाऊंगा, dark line. So x is related to y if the condition here is satisfied. If this condition is satisfied. अब ये condition क्या है? ये कुछ भी हो सकती है. It can be any mathematical relation. It can be any general relation also. जैसे ऐसा हो सकता है कि x is a brother of y. ठीक है, तो अगर x is brother of y तो it will be satisfied. They are related. ठीक है, या फिर ऐसा हो गया कि mathematically I am saying that x is greater than y. ठीक है, अब मैंने सेट A ले लिया as the set of natural numbers, सेट B ले लिया as again the set of natural numbers. तो x is greater than y में कौन कौन से आ जाएंगे? 2 is related to 1, 3 is related to 1, 4 is related to 1, and so on. 10 is related to 1, 10 is related to 2, 10 is related to 3, because they are all satisfying this condition. ठीक है, तब मैं बोलूंगा कि ये related है under the, like x is related to y, then I will say that x is related to y under the given relation. आया समझ में? ठीक है, so this is the normal visual representation. अब जो first set होता है जिसका element x है उसको बोलते हैं डोमेन. अब रिलेशन और फंक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस है डोमेन का डेफिनेशन. जैसे से सेट A में x1, x2, x3, x4 ऐसे 4 एलिमेंट्स हैं, और ये सेट B है जिसमें देयर आर मोर एलिमेंट्स y1, y2, y3, y4, y5 एंड सो ऑन, या 5 एलिमेंट्स ले लेते हैं. चल, अब जैसे x1 is related to y1, x2 is related to y2, x3 is related to y3, ऐसा हो गया. But x4 is not related to any other element. ठीक है, so जो elements related हैं, only those elements form the set of domain for a relation. Only these will form the domain. तो अगर मैं इस relation का domain लिखूं, that will be the set of x1, x2 and x3 only. ठीक है, x4 will not be there in the domain. उसके बाद now the elements which are related to elements of set A, मतलब set B के जो elements हैं, इनको क्या बोलते हैं? These are known as images. जो set B में है, they are known as images. Image of x1, y1 is the image of x1, y2 is the image of x2. These elements which are related to elements in the domain form the set of range. ठीक है, तो इन एलिमेंट्स को रेंज बोलेंगे, इन एलिमेंट्स के सेट को रेंज बोलेंगे. और ये जो पूरा सेट है सेट बी, दिस इज नोन एज कोडोमेन. समझ में आ गया? ठीक है, सो डोमेन इज x1, x2, x3. कोडोमेन इज ऑल दीज 5 एलिमेंट्स. रेंज इज ओनली दीज एलिमेंट्स व्हिच आर रिलेटेड y1, y2, y3. ये तो इसका नॉमेनक्लेचर हुआ रिलेशन का. ठीक है, नाउ फंक्शंस सब डिफाइन करेंगे रिलेशंस को यूज करके. ठीक है, तो हाउ डू वी डिफाइन फंक्शंस? फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए अ रिलेशन इज अ फंक्शन if two conditions are satisfied. So a relation is a function if all the elements in the domain
have a unique image in the codomain. So दो conditions हुई, domain के सारे elements, ठीक है, all of them should have an image, and second condition is that the image should be a unique one, that is only one and only one image should be there for every element. कुछ समझ में आया? For example, अच्छा पहले मैं definition अच्छे से clear करता हूँ and then we'll take an example. So I'm defining a function f from set A to set B such that f of x is equal to y, x is an element of A, y is an element of B. Visually कैसे represent करेंगे? This is set A, this is set B. This is function f. X is an element of A related to an element y of set B. Y is known as the image of x, that is f of x. Image of x under f, under the given function f. And x is known as the pre-image. This is the pre-image of y. Now, set A is known as the domain. Set B is known as the codomain. अब x जो डोमेन का एलिमेंट है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल. बिकॉज x की जो वैल्यू होगी, ठीक है, that value will be put into the function and will get the value of y. ठीक है, ये f of x क्या है? f of x can be any expression in x. ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन हो गया, जैसे x square plus 2 या फिर x to the power 5 minus 10 x square plus 3, any kind of function, जैसे x to the power 5 हो गया, all these things. So x की value put करेंगे, then according to the function we'll get the value of y. So x is known as the independent variable, y is known as the dependent variable. F of x is the expression of x and y is known as the image of x. ठीक है, अब now all those elements which are the image of the elements of the domain, they again form the set of range. जैसे ये x1, x2, x3, x4 हो गया, 4 elements in the domain, they are related to some elements in the codomain. Then ये जो सारे elements हैं which are the images, the set of images is known as the range. ठीक है, जैसे relation में था वैसा ही. आ रहा है समझ में? ठीक है, नाउ रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है? रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस ये है कि सारे एलिमेंट्स डोमेन में जो हैं, दे शुड ऑल हैव एन इमेज इन द कोडोमेन. कोई भी फ्री एलिमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, नो फ्री एलिमेंट्स इन द डोमेन. सेकेंड कंडीशन इज एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, नॉट मोर देन वन इमेज. इसका मीनिंग ये नहीं है कि दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं हो सकती, दैट इज पॉसिबल. दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, बट एक इमेज की दो या दो से ज्यादा इमेज नहीं हो सकती है. ओनली वन एंड ओनली वन इमेज शुड बी देयर. ठीक है, व्हेन बोथ दीज टू कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, देन वी से दैट द रिलेशन इज अ फंक्शन. ओके, इसी को अपन वर्टिकल लाइन टेस्ट बोलते हैं ज्योमेट्रिकली. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिया
x square plus y square is equal to 4. This equation is the equation of a circle. ठीक है, जिसका रेडियस हो जाएगा 4, नहीं 2 इज द रेडियस. अब ये रिलेशन है या फंक्शन है वो चेक करने के लिए वी कैन डू अ वर्टिकल लाइन टेस्ट. व्हाट दैट वर्टिकल लाइन टेस्ट इज कि वी मेक वर्टिकल लाइंस ऑन द ग्राफ लाइक दिस. अगर ये वर्टिकल लाइन, कोई भी वर्टिकल लाइन, एनी वन ऑफ देम touches the graph at more than 2 places, then we say that this is not a function. ऐसा क्यों हो रहा है? Because इसी चीज को जो मैंने अभी बोला है उसी को ज्योमेट्रिकली ऐसे लिख सकते हैं. Because यहाँ पे जो x की वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसकी 2 इमेजेस आ रही हैं, एक ऊपर एक नीचे. यहाँ पे जो x की वैल्यू है उसकी 2 इमेजेस आ रही हैं. आ रहा है समझ में? ठीक है, सो ये दिस इज नॉट अ फंक्शन. अब जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1. एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका ग्राफ विल बी पैराबोलिक लाइक दिस, पासिंग थ्रू 0,1. This will be a parabolic graph. इसका अगर मैं वर्टिकल लाइन टेस्ट करूं तो आई कैन मेक एनी नंबर ऑफ वर्टिकल लाइंस. They will never intersect the graph at more than 2 points. 2 or more than 2 points. ठीक है? They will always intersect at only 1 point. So this means that this is a function. आ गया समझ में? ठीक है. अब नेचुरल डोमेन क्या होता है? नेचुरल डोमेन जैसे कोई अपने को फंक्शन गिवन है, ठीक है, उसका डोमेन बताना है, तो डोमेन अपन ऐसा चूज करेंगे which is a subset of the set of real numbers for which the function is defined. ठीक है, जैसे कोई मैंने फंक्शन लिया f of x is equal to 1 upon x, ये फंक्शन लिया. अब इसका डोमेन बताना है, तो इसका नेचुरल डोमेन, ठीक है, इसका नेचुरल डोमेन क्या हो जाएगा? that x is not equal to 0. This is the domain. इसका मीनिंग है that the x is all real numbers except 0. That is the natural domain. और कोई एग्जांपल ले लेते हैं. f of x is equal to जैसे 1 upon x square plus 3x plus 2, ये ले लिया. This is same as 1 upon x plus 2 into x plus 1 फैक्टराइज करने पे. तो अब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0 बिकॉज वहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा. तो वी से दैट x इज नॉट इक्वल टू -1 and -2. So these two are removed from the set of real numbers and that is the domain of this function. उसको natural domain बोलेंगे wherever the function is defined. जब given नहीं है तब. Okay? अब जैसे सेट्स गिवन है, say this is an example, tell whether this is a function or not. The first one, I'm defining a function a, f, from the set of real numbers to the set of real numbers
such that f of x is equal to root x, where x is x and y, x is an element of R. This is one. Second, f it is defined from set of real numbers to the set of real numbers, positive real numbers to the set of real numbers, such that f of x is equal to root x. X belongs to R. Third, set of real numbers to set of real numbers such that f of x is equal to plus minus root x. And fourth, R plus to R such that f of x is equal to plus minus root x. Now these are four functions I have defined. ठीक है, इसमें से कौन सा फंक्शन है, कौन सा नहीं है? Go one by one, think about कि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, कहाँ पे नहीं हो रही हैं. फर्स्ट वाला वैलिड फंक्शन नहीं है बिकॉज़ माइनस रूट नहीं हो सकता. रूट में माइनस नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी है क्या? रूट में माइनस नहीं हो सकता सर आयोटा, मतलब हाँ बोल. अभी प्रिसाइज नहीं है तेरा आंसर, तूने समझ तो लिया कि माइनस नहीं हो सकता, बट क्यों नहीं हो सकता? माइनस भी तो डिफाइंड होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है. ओके, तो मतलब माइनस टू माइनस नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर तो पॉजिटिव हो जाता है, तो इसलिए तो उससे क्या मतलब है? यहाँ पे वो यहाँ पे कहाँ लग रहा है? नहीं समझ में आ रहा. अरे कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइंड है या नहीं है? होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना, तो अच्छे से डिफाइंड होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स कौन से होते हैं. तो यहाँ पे -1 आ जाए तो क्या प्रॉब्लम है? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा. हाँ हो जाएगा. तो फिर इमेज हो तो गई, कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. सर बट वो रियल थोड़ी ना होता है. हाँ तो ऐसे बोलना तो कि यहाँ पे रियल नहीं होगा. ये ऐसे बोल कि ये सेकंड सेट जो है, दिस इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स. ओके, तो अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसके अंदर थोड़ी लाई करेगा. अंदर नहीं आता. ओके, हाँ तो फिर इमेज नहीं बनेगी, इमेज नहीं बनेगी. दैट्स व्हाई दिस विल नॉट हैव image of negative numbers. So all numbers in all elements in the domain do not have an image. That's why it's not a function. Second wala, second is all real positive numbers satisfy हो रहा है. हाँ तो एक कंडीशन तो तूने देख ली, that all positive real numbers will have an image. That is fine. X belongs to real numbers. तो हाँ सर तो दोनों स्टेटमेंट्स तो है, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं? कौन कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है भाई? सर आर देख, मैं थोड़ा कंफ्यूज करना चाहता हूँ तो तू कंफ्यूज हो भी रहा है. ऐसे थोड़ी होता है. अगर मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा तो तू भी कंफ्यूज नहीं होगा. मैं बोल दूंगा कि हाँ सही है. ऐसे नहीं चलता है. यू हैव टू थिंक प्रॉपरली. जो मैंने एक बार डेफिनेशन दे दी उसके अकॉर्डिंग करना है. अब मैं कंफ्यूज करूं नहीं करूं उससे तेरे को फर्क नहीं पड़ना चाहिए. यू जस्ट हैव टू लुक कि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तब तो फंक्शन है, वरना नहीं है. और कुछ नहीं सुनना है. बता. सर दोनों सेटिस्फाई नहीं हो रही. नहीं हो रही? वन मतलब एक हो रही है. कौन सी हो रही है? सर वो पॉजिटिव रियल नंबर्स. ये कौन सी कंडीशन है? कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है वो पूछ रहा हूं मैं. अरे ऑल एलिमेंट्स हैव एन इमेज, ये वाली कंडीशन की बात कर रहा है ना तू?
सर बट उसके x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वाले केस में नहीं होगा ना। x बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स है, ये पॉजिटिव होगा। हाँ मेरी हाँ गलती थी वो, देन ये सारे वाला रियल सेट में नंबर्स, बिलोंग कर रहा है सारे रियल ये वाली। नंबर्स इमेज बन रही है। हाँ तो द कोडोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, तो सारे इमेजेस पॉसिबल हैं पॉजिटिव नंबर्स के लिए, तो पॉजिटिव हम्म रियल नंबर्स के लिए। सो फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड कि सारे एलिमेंट्स जो डोमेन में है उन सबकी इमेजेस पॉसिबल। हम्म सेकंड कंडीशन हो रही है क्या सेटिस्फाई? आर दे ऑल हैविंग अ यूनिक इमेज? यस। यस, हो रही है, क्योंकि अगर रूट ऑफ समथिंग ले रहे हैं, रूट ऑफ सम पॉजिटिव नंबर, तो वो एक ही इमेज आने वाली है। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज अ फंक्शन। क्या नीचे वाले दो फंक्शंस हैं? सर अगेन अरे इतना क्या सर सोच रहा है, नेगेटिव वहां पे रियल प्लस नंबर्स माइनस में। लगा रखा है मैंने, प्लस सॉरी। माइनस लगा रखा है। हाँ देयर इज अ प्लस माइनस साइन हियर, उसका क्या मीनिंग है? सर इधर तो फंक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अरे यार क्या बात कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट एक्स का मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का क्या, एक या तो फंक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव, ऐसा? अरे जब अपन लिखते हैं दैट y इज इक्वल टू प्लस माइनस फोर, उसका क्या मीनिंग होता है? प्लस और एंड -4। हाँ तो प्लस फोर एंड माइनस फोर, हम्म तो यहाँ पे मैं दो इमेजेस आएंगी ना हर नंबर की। सर स्टिल माइनस वाले रियल नंबर्स तो नहीं होंगे। नेगेटिव रियल नंबर्स वापस रूट में है। अरे वो तो करेंगे ही प्रॉब्लम, पर वो वाला प्रॉब्लम तो होने ही वाला है ना, दो इमेजेस आएंगी जिसके भी इमेज हाँ बन रही है उसकी भी। हाँ तो दो। तो एक, ओके। तो सेकंड कंडीशन तो सेटिस्फाई हो ही नहीं रही दोनों में, तो दोनों ही नहीं है, दोनों ही और नहीं कुछ हो रहे सोचने हैं। की जरूरत नहीं है। ऊपर वाले में वो अलर्ट तो है ही, हम्म, नेगेटिव नंबर्स के लिए इमेज नहीं है, बट दिस वाज सफिशिएंट कि दो इमेजेस अगर आ रही हैं किसी भी एलिमेंट की, तो दैट इज नॉट अ फंक्शन एनीमोर। और सोचने की जरूरत नहीं थी उस पर, प्लस माइनस देखते ही खत्म हो जाना चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज अबाउट फंक्शंस। अब इसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस पे आते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट वन, identity function. I am defining a function f from set real numbers to real numbers such that f of x is equal to x, या फिर ऐसे लिख देते हैं y is equal to x, f सर of x की जगह y। सर रियल नंबर्स टू रियल नंबर्स मेरे को समझ नहीं आया, व्हाट डज दैट मीन? मतलब ओनली रियल नंबर्स? इसका मीनिंग अभी तो समझाया, देखो विजुअल रिप्रेजेंटेशन का क्या मीनिंग था फिर, ये एक सेट से दूसरी सेट पे अपन डिफाइन कर रहे हैं, तो दिस इज सेट ए, दिस इज द फर्स्ट सेट, दिस इज द सेकंड सेट, इन दोनों के बीच में अपन फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, ओके। उसका मीनिंग है ये। हाँ हाँ ओके ओके गॉट। तुम्हारी बुक में नहीं दे रखा है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे नहीं लिखते हैं, दिस इज एक्चुअली द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग इट। तो सेट आर टू आर, दिस इज द डोमेन, दिस इज द कोडोमेन, इसका मीनिंग ये है फ्रॉम सेट आर टू आर। अब ये नहीं होता तो वो जो पिछले वाला एग्जाम्पल था, ठीक है समझ में आ रहा है, उसमें अगर मैं डायरेक्टली ऐसा लिख देता कि एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, तो उस समय अब कुछ पता नहीं चल रहा है कि एक्स क्या है वाई क्या है,
कौन से सेट में बिलोंग कर रहा है। अब x में अपन डिफाइन करते फिर एक नेचुरल डोमेन जिसमें x पॉजिटिव होता सिर्फ या 0 होता, ठीक है। Now y is equal to x is I'm defining the function y is equal to x where x belongs to R. This is known as the identity function. Y is equal to x, x is an element of R. Graph of this is a straight line क्योंकि ये linear equation बन गई। Linear equation का graph होता है एक straight line and because there is no constant here it will pass through the origin. So ये इसका graph है y is equal to x. The angle it makes is 45 degrees with the x-axis. Got it? ठीक है, ये identity function होता है। Modulus function. Now mod function, it will be very useful for us in calculus. Mod function, also known as absolute value function. This function, I'm defining it from f from set R to R such that y is equal to mod x का साइन होता है s से, two straight lines and बीच में x represents mod function which is further defined as x when x is positive minus x when x is negative. तो इक्वल टू साइन किसी पे भी लगा सकते हैं क्योंकि जीरो होने पे ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है। सो इक्वालिटी किसी पे भी लगाओ, इट डजंट मैटर, x belongs to R. So mod x का मीनिंग होता है x when x is positive or 0 and minus x when x is negative. इसका क्या मीनिंग है? Because mod x literally means the absolute value. Absolute value का मतलब है its distance from the origin, a number's distance from the origin. जैसे ऐसे समझ, ये नंबर लाइन है, this is 0. So I'm taking a number 3. So mod 3 means the distance of 3 from origin, from 0, sorry, on the number line. So this distance, this is 3 units. अब similarly अगर मैं mod of -3 लेता हूं तो -3 is on the left side, but इसकी absolute value is the distance from 0 to -3, which is again 3 units. Distance तो positive ही होगी हमेशा. So mod का meaning है कि उसकी absolute value which is always positive. Now इसीलिए अपन इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, अगर x पॉजिटिव या 0 हो तो as it is बाहर आ जाएगा, mod की जरूरत नहीं होगी, as it is ही लिख देंगे. बट अगर x नेगेटिव है, ऐसे समझ, अगर ये mod के अंदर नेगेटिव नंबर है तो mod हटा के we will write -x because negative of a negative number will be positive ultimately. Got it? ठीक है? So this is how we define a mod function. Graph of a mod function. Y is equal to x when x is greater than or equal to 0. तो y is equal to x वाला लाइन बनेगा ऐसे. This is y is equal to x. वैसे तो y is equal to x को अगर पूरी लाइन को बनाऊं तो मैं ऐसे एक्सटेंड होगी, but we'll take only the part which is at 0 and more than 0. तो इसलिए सॉलिड लाइन बनाई है उस पे. y is equal to -x when x is negative. तो when x is negative, y is equal to -x की लाइन बनेगी. अब लाइन तो पूरी ऐसे बनने वाली है, but because we have to take only when x is negative, वो वाला पार्ट में सॉलिड रखूंगा.
ऐसा, and this will be dotted. This is y is equal to minus x line. This complete graph, the solid line, is the graph of mod x. ठीक है? If we look at the domain, domain is the set of all real numbers. ठीक है? Set of all real numbers because सारे positive, negative, zero सबके लिए defined है. But the range is not R. What is the range? Range का meaning क्या है? Range का meaning है कि y की value कहाँ से कहाँ vary कर रही है. That means images कहाँ से कहाँ तक आ रही हैं. So image 0 है, मतलब y की वैल्यू 0 है या फिर पॉजिटिव है ओनली, नेगेटिव नहीं है. सो द रेंज फॉर दिस फंक्शन इज ग्रेटर देन इज y is greater than or equal to 0, always positive or 0. Domain is the set of real numbers. ठीक है? This is the mod function. Third, greatest integer function. Greatest integer function is defined from set R to R such that y is equal to greatest integer को ऐसे square brackets से represent करेंगे. Square brackets. The definition of this is y is equal to 0 when x is greater than or equal to 0 but less than 1. Greatest integer का मतलब है कि जो नंबर है ना, जो भी नंबर है उस the integer which is on the left side of the number, the greatest integer which is on the left side of the number. This is the meaning. So जब x 0 और 1 के बीच में है, ठीक है, 1 के इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल है, तो greatest integer is 0 on the left side या फिर उसी पे, और 0 से 1 के बीच में लेफ्ट साइड में बिगेस्ट इंटीजर इज 0. सो फॉर दिस इंटरवल इट इज 0. तो इस इंटरवल का क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर सर 1. दिस इज 1. 1 पे तो 1 हो ही गया, एंड 1 से 2 के बीच में लेफ्ट मोस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 1. व्हेन x is greater than or equal to 2 but less than 3, it is 2. And so on. नेगेटिव पे आ जाते हैं. When x is greater than or equal to -1 and less than 0, तब x की वैल्यू क्या होगी? -1. सॉरी, x की वैल्यू नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? -1. When x is greater than or equal to -2 and less than 0, y की वैल्यू है -2 and so on. This is the greatest integer function. Graph. ओके, ऐसे देख, 0 से 1 के बीच में जब है x, y की वैल्यू इज 0, तो 0 से लेकर एग्जैक्टली ऑन 0 पे भी 0 से लेकर 1 तक. अब 1 क्योंकि इंक्लूडेड नहीं है, तो जब इंक्लूड नहीं होता है उसके लिए स्मॉल सर्कल बनाते हैं. सो 1 पे एक स्मॉल सर्कल आ जाएगा बिकॉज 1 इज नॉट इंक्लूडेड. इन सारी वैल्यूज के लिए y की वैल्यू इज 0.
when x is 1 and less than 2, so 2 पे स्मॉल सर्कल आएगा. अब x की वैल्यू 1 भी है और 1 से 2 के बीच में है, तब y की वैल्यू 1 है. when x is 2 and less than 3, तब y की वैल्यू 2 है. when x is 3 and less than 4, तब y की वैल्यू 3 है. समझ में आ रहा है? when x is between -1 and 0, तब x की y की वैल्यू इज -1. सो ऐसा बन जाएगा. and keep on making like this. from -2 to -1, y is -2. from -3 to -2, y is -3. like this. This will be the graph of greatest integer function. तो इसमें क्या हो रहा है? We see that the graph is something like steps. इसको step function भी बोलते हैं. ठीक है? So now if we look at the domain, ठीक है, डोमेन क्या हो जाएगा? द सेट ऑफ रियल नंबर्स, बिकॉज सारे नंबर्स के लिए डिफाइंड है. बट इमेज क्या होगी? y की वैल्यू कौन सी आ रही है? इज इट द सेट ऑफ रियल नंबर्स? y की वैल्यू सारी रियल नंबर आ रही है क्या? अच्छा, नहीं सारे नहीं, ओनली इंटीजर्स. हाँ, ओनली इंटीजर्स. तो पहले हाँ क्यों कर रहा था? सर वो मैं एक्स की सोच रहा था, सॉरी. फोकस रहा क्लास में. एक तो मैं इतना लेट ले रहा हूँ क्लास, और फिर तू ऐसा इधर उधर देख रहा है. मेरी सुबह से क्लास, मतलब दिन से क्लास चल रही है. ऐसा मत कर. वो तो आज अभी टाइम अपना सेट नहीं हुआ है, इसलिए मेरे को लेनी पड़ी इतनी लेट, वरना आई डू नॉट प्रेफर टेकिंग क्लासेस सो लेट. अभी डिस्कस करेंगे वो भी बाद में एट द एंड. ठीक है? सो द सेट ऑफ डोमेन इज आर. range is y belongs to integers, only integers. So range is only integers, not real numbers. So जैसे इसका एग्जांपल एक ले लेते हैं ताकि समझ में आ जाए. जैसे मैंने y is equal to mod of greatest integer function of 4.15 लिया, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 4.15 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4.15. क्या? सर क्या लिखा है वो? 4.15 दिख नहीं रहा क्या तुझे? सर डेसिमल नहीं दिख रहा. डेसिमल 4.15 4.15 लिखा है. क्या होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर? 4. हाँ, ऐसे ही सिमिलरली जैसे 3.67 आ गया, या इसका भी 3 हो जाएगा, या फिर 3.99999999, ये भी अगर नंबर है, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर इज 3 ओनली, नॉट 4, क्योंकि ये 4 के लेफ्ट साइड में है, नॉट एग्जैक्टली 4. Okay, moving on to the next function. Fourth, polynomial function. Function f is defined from set R to R such that y is equal to. Polynomial function कैसे define करते हैं? y is equal to. Polynomial याद कर, a0 x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 plus a2 x to the power n minus 2 and so on.
plus a n minus 1 into x plus a n, where conditions are a naught is not equal to 0, a naught, a1, a2, and so on up till an belong to real numbers, and n belongs to whole numbers. So जो अपने पास पॉलिनोमियल होता है, जो पॉलिनोमियल जो डिफाइन करते हैं, उसको जब अपन y की इक्वल लिख देंगे, दैट इज द पॉलिनोमियल फंक्शन. तो y इज इक्वल टू ये वाला जो साइड है, दिस इज बेसिकली जस्ट द n डिग्री पॉलिनोमियल. याद अगर नहीं आ रहा है तो ट्राई टू रिकॉल a naught x to the power n plus a1 x to the power n minus 1 and so on happens. डिग्री एक एक कम होती रहती है. लास्ट में second last term is a n minus 1 into x and last term is constant. ठीक है. ये सारे a naught, a1, a2 and so on, all these are coefficients जो कि रियल नंबर होने चाहिए. रियल पॉलिनोमियल्स की बात कर रहे हैं. ठीक है. a naught is not equal to 1 क्योंकि अगर this is a naught which is known as the leading coefficient, अगर ये 0 हो गया तो डिग्री कम हो जाएगी. ये फर्स्ट टर्म ही 0 हो गया तो डिग्री इज n minus 1 then, not n. Also, the most important, which is that the power should be a whole number. All the powers should be whole numbers. तभी पॉलिनोमियल होता है, अदरवाइज इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल. जैसे ये आ गया, दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन क्योंकि ये वाला पावर 1 है, ये वाली पावर x की पावर -1 है, सो पावर इज -1, नॉट ए पॉलिनोमियल फंक्शन. तो इस फंक्शन को क्या बोलेंगे? क्या? व्हाट इज दिस फंक्शन? x plus 1 by x. This is, you can say, a rational function, x square plus 1 upon x. तो ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, so it becomes a rational function. Okay, so this is the polynomial function. The graph of the polynomial function depends on the polynomial. ठीक है, depends on the expression. different expressions के अलग ग्राफ होंगे. जैसे quadratic polynomial का function का ग्राफ अलग होगा, cubic function का ग्राफ अलग होगा, linear function का ग्राफ straight line होगा, and so on. सबके ग्राफ अलग बनेंगे. But the domain of all these polynomial functions is R. That is defined for all real numbers. And range, that is y, depends on the function. It will again depend on the function. ठीक है, सारे functions के लिए अलग होगा. जैसे y is equal to 2x plus 3 ले लिया. This is one polynomial function. Linear polynomial है. इसका ग्राफ होगा straight line. x की वैल्यू 0 ली तो 3 से पास हो रहा है, y की वैल्यू 0 ली तो -3/2, ऐसा हो जाएगा. So it is defined for all real numbers, and range is also all real numbers. But जैसे मेरा function हुआ y is equal to x squared ले लेते हैं. This is a quadratic polynomial, quadratic function. So ये ऐसा ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक. तो अब इसमें रेंज डिफरेंट आ गई. रेंज इज ओनली ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ठीक है. सो एवरी फंक्शन हैज अ डिफरेंट रेंज. मतलब इट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन. Next function.
rational functions. F is defined from set R to R such that, अच्छा अब इसमें मैं ये नहीं लिख सकता हूं because now this time the domain will be not real numbers. ठीक है, तो अगर मैंने ये फंक्शन R to R लिख दिया तो वो मुझे वो सही नहीं होगा because यहाँ पे जैसे मैंने ये लिखा तो this is the domain according to me, but for rational function domain will be different from function to function. तो ये ऐसे लिखना would be wrong from my side. Domain is not R. So a function y is equal to p of x upon q of x के फॉर्म में, where p of x and q of x are polynomial functions. जब इस फॉर्म में है तब उसको अपन रैशनल फंक्शन बोलेंगे. And the domain is that q of x is not equal to 0. This is the domain. क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो गया तो फंक्शन विल बी नॉट डिफाइंड देयर. ठीक है, तो वो वाले अपन वैल्यूज हटा देंगे जिसके लिए डोमेन डिनोमिनेटर इज 0. एंड अगेन द रेंज डिपेंड्स ऑन फंक्शन टू फंक्शन. सो इस टाइप के फंक्शंस को रैशनल फंक्शन बोलेंगे. ग्राफ भी फंक्शन टू फंक्शन बनेगा. ओके, then next exponential function. Exponential function y is equal to a to the power x is known as the exponential function, but there are some certain conditions that are also applicable here. This itself is not the function. ठीक है, ये सिर्फ this is not complete, ये अभी आधा अधूरा है. इस पे conditions भी important है. Conditions are that a is greater than 0, a is not equal to 1, then x belongs to real numbers, and y is always positive. So ये वाला तो डोमेन हो गया, and this is the range of the function. अभी आते हैं उस पे वो कैसे आया. These two conditions are very important. So these are मतलब these can be combined, right? A is greater than 1. A is greater than 1 लिख दूं इसको मैं. Sir, same thing हो जाएगा ना. किसने? That would be same thing, right? A greater same than thing हो 1. जाएगी. अच्छा, a is greater than 0 and a is not equal to 1 को तू बोल रहा है कि a greater than 1 लिख दूं मैं. अभी समझ गया कितनी ज्यादा तू स्टुपिडिटी कर रहा है इसमें. अच्छा ओके, 0.0 हाँ, 0 से 1 के बीच में नंबर्स नहीं होते. अरे आते ही नहीं दिमाग में. वो नंबर्स गायब हो जाएंगे. फिर वो तो हो ही सकते हैं ना. हो सकता है. So these are different. Mix up मत कर. अब ये वाला जो a है, this is known as the base. जिसकी अपन पावर ले रहे हैं उसको बेस बोलते हैं. And x, which is the superscript here, that is known as the power or the exponent or the indice. One and the same thing. ठीक है, इसका मीनिंग तो समझ में आता ही होगा क्या हो रहा है. a to the power x का, it means that a is multiplied to itself x number of times. ठीक है, अब a is greater than 0 and a is not equal to 1, ये कैसे आया? तो इसको समझने के लिए पहले we
what is important is we are making the domain of this function to be real numbers. तो अपन चाहते हैं कि डोमेन रियल नंबर्स रहे. वी आर एबल टू डिफाइन दिस फंक्शन फॉर ऑल रियल नंबर्स. ठीक है. अब अगर ऐसा चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं, तो a की वैल्यू अगर नेगेटिव हो जाती है, सपोज से a की वैल्यू -1 हो गई, ठीक है, तो a की वैल्यू -1 हो जाए अगर, तो a की वैल्यू y की वैल्यू would be -1. Now I'm also taking x as half, x की वैल्यू हाफ, तो -1 की पावर हाफ हो जाएगा, which is same as root of -1, and then it will not be defined for -1 क्योंकि root of -1 is a complex number iota. तो root of -1 अब रियल नहीं रहा, डिफाइन नहीं हो पाएगा. तो दिस विल बी द केस फॉर ऑल नेगेटिव नंबर्स. कोई भी नेगेटिव नंबर लिया और अगर पावर हाफ या कुछ और हो जाए, ठीक है, तो अपन उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे. तो वी वोंट बी एबल टू प्रोसीड द राइट वे. ऐसे तो अपन कितने नंबर्स को हटाएंगे. -1 नहीं हो पाएगा, उसकी पावर हाफ, उसकी पावर हाफ नहीं हो सकती, 1/4 नहीं हो सकती, -3 की पावर 1/2 नहीं हो सकती, ऐसे. ठीक है. सो टू रिमूव ऑल दैट वी टेक द बेस टू बी ओनली पॉजिटिव. ठीक है. बेस को हम नेगेटिव नहीं लेते हैं. इससे क्या फायदा हो रहा है, दैट द डोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन हो पाएगा. अब पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वेल डिफाइंड. ठीक है, लाइक इट इज रियल. उसके बाद a इज इक्वल टू 1 अगर हो जाए, तो 0 की पावर एनी नंबर इज ऑलवेज 0. तो वो फिर एक कांस्टेंट फंक्शन बन गया. ठीक है. कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग है कि वैल्यू रिमेन्स द सेम. ठीक है. तो अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए अपन इसको भी हटा देते हैं. इट इज नॉट एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन एनीमोर. दैट्स व्हाई वी डू नॉट टेक द बेस. आई एम सॉरी, हाँ 0 सही है, 0 भी नहीं लेते हैं. फिर उसके बाद अगर a इज इक्वल टू 1 हो गया, सेम कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1 की पावर एनीथिंग इज आल्सो 1. गॉट इट. ठीक है. अच्छा, 0 के लिए एक और रीजन हो सकता है. 0 के लिए एक और रीजन क्या हो सकता है कि 0 की पावर जैसे -1 ले लें. ठीक है. तो 0 की पावर -1 होने पे 1/0 हो जाएगा, विच अगेन इज नॉट डिफाइंड. तो पॉजिटिव नंबर्स के लिए तो ये वाला केस हो रहा है, नेगेटिव नंबर्स के लिए ऐसा केस हो जाएगा, ये वो नॉट डिफाइंड, दिस विल बी नॉट डिफाइंड. So 0 we do not include. 1 also we do not include because this becomes a constant function. Okay, so these are the conditions for exponential function. Now this is the exponential function when a is greater than 0 and less than 1. When a is greater than 0 and less than 1, the exponential function is an increasing function. ये एक increasing function बनेगा इसका ग्राफ. जैसे एग्जांपल लेते हैं. अच्छा, my mistake, I'm sorry, this is wrong. a is greater than 1 के लिए होगा. a is greater than 1 के लिए increasing function होगा. जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 लिया. So base is same, x is increasing. तो y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? सर इंक्रीज हो रही है. This is greater than this, this is greater than this. So y is increasing as x is increasing. तो ये increasing function हो गया when the base is greater than 1.
but when a is between 0 and 1, in that case क्या होगा? Function will be a decreasing function. ऐसे समझ, 0 से 1 के बीच में जैसे एग्जांपल ले लिया 1/2, 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3. कौन सी पावर इंक्रीजिंग है? मतलब x की पावर इंक्रीजिंग है, इंक्रीज कर रहे हैं. y की वैल्यू क्या हो रही है? y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है. दिस इज बिगर देन दिस इज बिगर this is bigger than this and this is bigger than this. So even though I'm increasing x, y is decreasing. तो जब बेस 0 से 1 के बीच में होगा, the function is a decreasing function and the graph is like this. ठीक है, समझ में आ गया? Now increasing function, the x-axis is the horizontal asymptote. It is not actually coming to be equal to 0. 0 के इक्वल कभी नहीं होगा. ठीक है, किसी भी नंबर की कोई भी पावर ले ले, 0 नहीं आने वाला है. Of course I'm talking about the domain, है ना? तो so this will never be 0, and yes, the y axis, the y intercept will be 0, 1. When x is 0, a to the power 0 is 1. Decreasing function में again x axis is the horizontal asymptote, y intercept is 0, 1. ये ध्यान रखना है. Got it? चलें आगे. So this is about exponential function. Next function, logarithmic function. Now logarithmic function we define. अच्छा, logarithmic function को define करने से पहले I'm writing it down here. जैसे अपने लिखा y is equal to a to the power x. Okay, इस पे conditions हैं. a is not equal to 1, a is greater than 0, x belongs to R, y is greater than 0. अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में y is equal to a to the power x आता है. इसी को दूसरे तरीके से लिखने का फॉर्म है यूजिंग द लॉगरिथमिक फंक्शन, जहां पे मैं ऐसे लिखता हूं इसको, log of y to the base a is equal to x. So I'm writing the same thing, y is equal to a to the power x, using a different representation. So instead of writing it in this form, I'm writing it in this form, because this basically implies this itself. Log y to the base a is equal to x implies that y is equal to a to the power x. So इसी को इस फॉर्म में लिखा है, उसको अपन log फंक्शन बोल देते हैं. ठीक है, इसी को log बोल देते हैं. बट व्हाट इज हैपनिंग, जैसे अब ये मैंने फंक्शन डिफाइन किया, तो अब y की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू. ठीक है, तो जब मैंने फंक्शन बताया था उसमें x को अपन ने हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था. ठीक है, तो यहाँ पे अब y इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन रहा है. तो फॉर कंसिस्टेंसी कि अपन हमेशा x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं, instead of taking y here and x here, we interchange them. ठीक है, instead of writing log y to the base a is equal to x,
we write y is equal to log of x to the base a. ऐसे अपन डिफाइन करते हैं. नहीं समझ में आया? सर बट फंक्शन तो पूरा चेंज हो गया इससे. हाँ तो फंक्शन चेंज हो गया ना, फंक्शन तो चेंज हो ही रहा है सर तो अभी. ये मैं उसका यूज कर रहा हूँ बस, अभी मैं उसका यूज कर रहा हूँ अच्छा बस. ठीक ओके. है, दिस फिर इज अपन नॉट इक्वल लॉगरिथम टू a raised to power x, राइट? नहीं, दिस इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू दैट. हाँ. ठीक है, उसकी डेफिनेशन यूज कर रहे हैं अपन. ओके बट ये ओके. एक्चुअली क्या बन गया, अब ये Got उसका it. इनवर्स फंक्शन बन गया. हाँ. दिस इज एक्चुअली द इनवर्स फंक्शन. हम्म. अगर तुझे पढ़ा हुआ हो तो इनवर्स हाँ फंक्शन क्या इनवर्स होता है? फंक्शन हो गया. y को अपन x के टर्म्स में लिखेंगे, x को अपन y के टर्म्स में लिखेंगे और इंटरचेंज कर देते हैं. हम्म. वो यहाँ पे हो रहा है. ठीक है, so exponential and logarithmic become the inverse functions of each other. यहां तक तो सेम थी ये दोनों चीजें, बट यहाँ पे आके चेंज हो गया. अब ये इनवर्स फंक्शन बन गया. बट अब जो ये वाला तो सेम ही है इसके जैसा, तो सेम कंडीशंस अप्लाई हियर. ठीक है, ये वाले और ये वाला सेम ही हो गया, तो ये सेम कंडीशंस अप्लाई होंगी इस पे भी. बट व्हेन आई एम डूइंग दिस हियर, एक्स और वाई का रोल इंटरचेंज हो गया. ठीक है, तो अब जो ये वाली कंडीशंस थी इनमें थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. दैट x की जगह पे y आएगा एंड y की जगह पे x आएगा. सो these two will be interchanged, that's all. बाकी ये वाली दोनों कंडीशन सेम रहेंगी. गॉट इट? ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन y is equal to log x to the base a. बेस, ये जो log का बेस है, ठीक है, नाउ दिस इज इन द सबस्क्रिप्ट. दिस इज greater than 0 and not equal to 1. So it should be greater than 0 and not equal to 1. x जो यहाँ पे log जिसके लिए अपन लगा रहे हैं, that has to be positive. It always has to be positive. Negative number या zero के लिए define नहीं होगा. And the image will be the set of real numbers. The range will be the set of real numbers. So y की वैल्यू कुछ माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी कोई सी भी वैल्यू हो सकती है. ठीक है, ग्राफ, ग्राफ पे आ जाते हैं. अच्छा, डोमेन तो यही हो गया, x is greater than 0 is the domain, range is y belongs to real numbers. Graph of log x. Now a is greater than 1, a is greater than 1, उसके लिए function is an increasing function. Graph is like this. ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, x इंटरसेप्ट इज 1,0, log x to the base a का ग्राफ है ये. यू कैन थिंक अबाउट इट लाइक दिस. जैसे मैंने दिया log of 4 to the base 2, log of 8 to the base 2, log of 16 to the base 2. तो x is increasing, x की वैल्यू इंक्रीज कर रही है. क्या y की वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है? This is 2, this is 3, this is 4. So y is increasing as x is increasing. So increasing function हो गया, ये increasing graph है. When a is greater than 0 and less than 1 for this range, for this interval, the graph of log x is a decreasing function. It is a decreasing function. X intercept is again 1,0. इसको समझ, यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा. जैसे अपन लेते हैं log of 1/4 to the base half, log of
1/8 to the base, अच्छा मुझे इंक्रीज करना है x को, log of 1/2 to the base half, log of 2 to the base half. So x is increasing, 1/4, 1/2, 2. x increase कर रहा है, 1/4 छोटा है ना 1/2 से, और 1/2 2 से छोटा है, तो x तो इंक्रीज कर रहा है, पर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है क्या? डिक्रीज हो रही है। इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 to the power what is 1/4? 1/2 raised to power 2. So this is 2, this is 2, this is 1, 1/2 to the power 1 is 1/2, so this is 1, और ये इसकी वैल्यू क्या है? 1/2 to the power 1 कौन सा वाला सर? लास्ट वाला is 1/2 raised to power -1. -1. So this value, the value of this log is -1. सर एक्चुअली आपके ऑडियो में थोड़ा सा लैग हो रहा है, इसलिए लैग हो रहा है थोड़ा सा। हाँ अच्छा, तू लैपटॉप पे देख रहा है तो फुल स्क्रीन करके देखा कर। हाँ फुल स्क्रीन है सर। हाँ ठीक है। नहीं मेरे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही। So this is 2, this is 1, this is -1. So x increase करने पे y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है। So for this interval, when base is less than 1, more than 0, between 0 and 1, तब decreasing function होगा logarithmic function. Got it. ठीक है। For both the cases, y-axis is the vertical asymptote. Following till now? Yes sir. Okay, तो आज तो और टाइम मिलेगा नहीं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में लेना चाहता था पर आज तो नहीं हो पाएगा। लेट मी थिंक 10 मिनट्स में और क्या कर सकते हैं। ये आज के लिए अपन स्टॉप करें, ठीक है? तो फिर आगे का डिस्कस कर लेते हैं, आगे कैसे प्रोसीड करना है। ठीक है। सबसे पहले तो देखो, मुझे 12th का सिलेबस बताना है एकदम प्रिसाइसली। ठीक है, उसमें ऐसे गड़बड़ मत करना कि ये भी आ रहा है सर मेरे को पता नहीं है कुछ। अभी एकदम पूछ पाछ के सबसे बात करके फिर बताना है। ठीक है, उसके बाद ही मैं प्लान कर पाऊंगा। अगर मेरे पास नॉलेज ही नहीं होगी, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, तो मैं कैसे प्लान करूंगा क्लास। ठीक है, एंड प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर मिड टर्म में थोड़ा मतलब पूरा सिलेबस तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से खत्म करना। जितना अपन मैक्सिमम कर सकते हैं उसके लिए प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। सर मेरे को बेसिकली बुक 2 का जितना भी पार्ट है दैट मतलब मेरे को, अरे मैं बुक 2 की बात कर रहा हूँ, मैं उस पे तो आ ही नहीं रहा। तेरा पूरा कैलकुलस आ रहा है मिड टर्म में। ऑल द कैलकुलस, ऑल द चैप्टर्स दैट आई टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग, वो सारे स्टार्ट मैं बोल रहा हूँ, मेरे को 3 महीने कराता हूँ मैं उनको। समझ में आया क्या? 1 महीने में कैसे हो पाएगा? इसलिए आई एम सेइंग कि प्लानिंग इज इम्पोर्टेंट, वी हैव टू कवर एज मच एज वी कैन। सर आई विल टेल यू द सिलेबस, वही 12th का है ना? हाँ हाँ, और मैं अपनी तरफ से पूरा करने वाला हूँ कि तेरा कोर्स मैं करा दूं सेकंड बुक में से, बट ऐसा हो सकता है कि नहीं हो। ठीक है, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। सो आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट स्टार्टिंग में ही, क्योंकि फिर देखो बाद में लगेगा कि सर ने कराया नहीं। मैं तो सोच के बैठा था कि हो जाएगा। जितना हो पाएगा उतना ही कर सकते हैं। नो टाइम भी बहुत लिमिटेड है। पर ऐसा अभी मिड टर्म में तो प्रॉब्लम आने वाली है, बट लास्ट में आई एम श्योर कि तेरा मैं 6 मंथ्स के अंदर पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है ना? दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि तेरे को फिजिक्स की क्लासेस भी ज्वाइन कर ले अगर तेरे को लग रहा है कि प्रॉब्लम आएगी तो, बिकॉज लेट करेगा उतना ही तेरे को मुश्किल आने वाली है फिर। तो उसके बारे में भी सोच ले, है ना? टेक द क्लासेस, डेमो क्लासेस,
और फिर डिसाइड कर ले, क्योंकि टाइम कम ही रहेगा उसमें भी। ऑलराइट, सो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज कि क्लासेस अब कौन से टाइम पे रखनी है। सो स्कूल के टाइमिंग्स क्या हैं तेरे? सर सुबह 8 o'clock से 4:30। 4 o'clock हर दिन होता है क्या, पूरा मंडे टू फ्राइडे? सर डिपेंड करता है सर, 1 सेकंड बता देता हूँ। सर फ्राइडे को फ्री होता है एंड थर्सडे को होती है क्लास, ट्यूसडे को होती है एंड वेंसडे को होती है। अच्छा, अच्छे से बता, फ्राइडे फ्राइडे को कब? फ्राइडे सही है। फ्राइडे इज फ्री, फ्राइडे को मतलब कितने बजे हो लास्ट जाती है? पीरियड ओनली 4:30 वाला, मतलब 3:50 to 4:30 वाला स्लॉट कर लिया। मतलब 4:30 तक होता है क्या तेरा स्कूल? हाँ यूजुअली 4:30 तक होता है, बट बीच बीच में फ्री पीरियड्स होते हैं, जैसे द सब्जेक्ट्स दैट आई डोंट हैव, साइकोलॉजी है जैसे, तो वो किसी दिन अगर इस टाइम पे होता है तो वो मेरा फ्री पीरियड होता है। ओहो, ये क्या यार, कितना टाइम वेस्ट कराते हैं स्कूल वाले। अब तो उस टाइम में कुछ भी नहीं कर सकता, क्या करता है उस टाइम पे? उस टाइम पे सर फ्री पीरियड है। अरे तो करता क्या है तू घर पे? नहीं कुछ नहीं सर, क्लास अटेंड नहीं करता मैं तो। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, उसमें कैसे प्रोडक्टिव कैसे बनाता है उसको, टाइम को? सर मेरे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के आईएएस होता है, तो वही उस पे वर्क करता हूँ, बहुत टाइम लगता है उन पे भी। अच्छा, तो क्या तू मेरे को ये शेड्यूल भेज सकता है, उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान कर लूंगा। क्या, किस चीज़ का? ये स्कूल का जो तेरा शेड्यूल है क्लासेस का, हाँ स्कूल का मैं भेज देता हूँ। चेंज होता रहता है क्या, या फिक्स्ड है? सर अभी फॉर तो द अभी टाइम तो बीइंग, हम्म। अभी अभी सर तो वो फिक्स्ड है डिपेंड ना? करता है, वो कभी भी शिफ्ट कर देते हैं मेरे को। अभी 12th में इनने फिक्स नहीं कर रखा है मेरे को, बार बार सेक्शन शिफ्ट कर देते हैं ये कभी भी बीच में। सेक्शन ही चेंज कर देते हैं? हाँ सर कितना अभी मैं ऑफन? ऑलरेडी मैं चौथी बार सेक्शन चेंज हो गया अभी मेरा, 12th में, ओनली 12th। कितने ऑफन होता है ये, हर महीने? आई डोंट नो ऑलमोस्ट हर सर, महीने ही हो डिपेंड गया करता अप्रैल है से। सर। वो सब्जेक्ट्स, सबके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस अलग होते हैं, तो इसलिए स्कूल मैनेज ही नहीं कर पा रहा। अच्छा, मतलब कभी भी तो फिर सेक्शन चेंज कर देता है। उस टाइम पे रखना तो फिर फालतू है, क्योंकि बार बार अपने को चेंज करना पड़ेगा। सर मंडे एंड फ्राइडे आई डोंट थिंक, मतलब अगर कभी मे बी हो गया तो पता नहीं, बट मंडे और फ्राइडे तो फ्री होगा मोस्ट टाइम्स। अच्छा, कितने बजे फ्री हो जाता है मंडे और फ्राइडे को? 3:50। अच्छा, और कितने टाइम बाद तू स्टार्ट कर सकता है क्लास, क्योंकि मॉर्निंग से शाम तक स्कूल की क्लासेस हैं, तो 10-15 मिनट्स ब्रेक इज सफिशिएंट? हाँ सर 4 o'clock मतलब एग्जैक्ट स्टार्ट करे तो। अच्छा, हाँ, 4 का 4-5 तो हो ही जाता है, स्टार्ट करने में 5 मिनट तो लग ही जाता है, तो ओके। एंड कल कल सैटरडे संडे तो वो होता है, ऑफ रहता है, तो एनी टाइम आपको जो टाइम बेस्ट लगे उस हम्म। टाइम आप बता देना। ऐसा कर लेते हैं, अगर वीक में 3 क्लासेस हैं देन संडे सैटरडे, एंड उसके हम्म। अलावा एक एक क्लास वीक में। अच्छा, हाँ, दिस सीम्स नाइस। पर वो तीनों फिर साथ में हो जाएंगी, या तो सैटरडे संडे मंडे हो गया, या फ्राइडे सैटरडे संडे हो गया? हम्म। कोई बीच में ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे नहीं है? सर उस टाइम तो क्लास, हाँ। अच्छा, चल ठीक है, तो एक बार मेरे को शेड्यूल तो भेज अपने अपने स्कूल का, है ना? फिर मैं तेरे से बात कर लूंगा फोन पे, एंड देन वी विल कंफर्म कि कब रखनी क्लास। हम्म। फाइन, ठीक है। अभी तो कल के लिए भी मैं तेरे को बताता हूँ हम्म। व्हाट शेड्यूल, व्हाट इज माय शेड्यूल, एंड देन we'll look at the class either। संडे को भी मैं रख सकता हूँ, तो वो मैं सब तेरे को कल ही बताऊंगा, अभी कुछ फाइनल संडे नहीं है को तो मेरा। बैडमिंटन भी नहीं होता, तो 6 o'clock या 7 o'clock भी चलेगा, कुछ भी नहीं, चलेगा। संडे को आई हैव सम अदर एक्टिविटीज ना, अच्छा। क्योंकि मेरा तो पूरा वीक क्लासेस में चला जाता है, तो फिर मैं कुछ और करता हूँ संडे को। हम्म। ठीक है, आई आई डू सम अदर वर्क, आई कीप बिजी। चल ठीक है, जो भी है, हाँ। वील डिस्कस दैट। तेरे को मुझे शेड्यूल भेजना है और सिलेबस हाँ भेजना सर है। भेज ही दिया मैंने, एक सेकंड भेज ही देता हूँ। और इतना कम्युनिकेशन गैप मत रखा कर अपने और तेरी मदर के बीच में।
मेरी उनसे बात हो गई थी, फिर तूने 2 दिन बाद मेरे को मैसेज किया। उन्होंने बोला था कि केशव कंफर्म करेगा। देन हम्म। तूने 2 दिन बाद मैसेज किया, फिर मैंने तुझे मैसेज किया, तूने उनको बताया नहीं। उन्होंने मेरे को 2 दिन बाद कॉल किया। सर मेरे को फीस फीस नहीं पता था ना, मतलब मेरे मेरे को बेसिकली फर्स्ट अरे तो उनको डिपॉजिट बता करना दो है तो तो। सही, मैंने तेरे को मैसेज किया था। शी सेड हाँ। कि शी विल कंफर्म, लाइक यू विल कंफर्म। ओके दैट्स व्हाई आई वाज वेटिंग कि मैं अब बताऊंगा फीस उनको, इंस्टॉलमेंट्स। ओके ओके। ठीक है। हाँ। सो सर आई हैव सेंट द शेड्यूल। हाँ ठीक है, देख लूंगा मैं। और तेरे फ्रेंड्स भी करना चाहते हैं क्या, सर मैंने या बात बात तो की? की थी, पता नहीं वो बोल रहा था आपसे बात करेगा, वो तो मतलब कॉल भी करता रहता है, पता नहीं उसने अभी तक ज्वाइन नहीं किया। हमारे वही है, हमारे इतने सारे मतलब आईएएस और वो सारी एक्सटेंडेड ऐसे की चीजें चलती रहती है सर, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल। तुम्हारा भी बहुत ही जोरदार है, स्कूल वाले भी सर आईएएस के लिए करते हैं। अभी मैथ मैथ आईए भी करना है, वो भी मेरे को पता नहीं, अभी तक टॉपिक भी डिसाइड नहीं हुआ। तो स्कूल से कोई हेल्प नहीं मिल रही क्या, स्कूल टीचर से? सर स्कूल टीच बिल्कुल हेल्प नहीं करते सर, बिल्कुल मतलब एक्सटेंडेड ऐसे के लिए फिर भी कर देते हैं, बट आईएएस के लिए तो रेयरली। अच्छा। अच्छा, तेरे को कौन सा वो लगता है, अच्छा लगता है चाप, मतलब किस में करना चाहता है तू, आईएएस सोचा है क्या कुछ? सर आईए तो सारे सब्जेक्ट्स में होता है। अरे मतलब मैथ्स में कौन से सर टॉपिक्स या मैंने कौन से अभी चैप्टर? मैंने उसमें दिया था जिप्स लॉ। कौन सा? जिप्स लॉ सर, एक्चुअली मेरे को आई वॉच वीसॉस, एक यूट्यूब चैनल है, एंड उसकी मतलब एजुकेशनल वीडियोस होती हैं। तो हम्म, वंस मतलब एक जिप्स लॉ वाली वीडियो मैं आपको वो सेंड भी कर दूंगा अगर आपको देखनी हाँ है तो। तो हाँ उसमें क्या होता है, रैंडम वो नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज, मतलब मतलब इफ यू आर गिवन एनी टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट, तो आप उसमें से वर्ड की फ्रीक्वेंसी निकालोगे, जैसे द विल बी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वर्ड एंड ऑफ विल बी सेकंड हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे करते करते तो एक पैटर्न निकलता है, तो मतलब दिस जिप्स लॉ इज यूज्ड इन मेनी सिचुएशंस। तो ओके उसकी ठीक है। मॉडलिंग थी। ठीक है, तो मुझे तू भेजना वो भी। बट और तो द प्रॉब्लम यही इज दे रहा है सर, तेरे को? उसमें ये प्रॉब्लम है कि मैथमेटिकल एनालिसिस इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए पता नहीं अभी मेरे को फाइनल होगा कि नहीं होगा। हाँ, तो ये यूट्यूब से जो सीखने वाला है, तू मोस्टली ऐसे ही होनी है, सुपरफिशियल चीजें ही होंगी जिसपे तू को कुछ काम नहीं कर पाएगा ज्यादा। थिंक ऑफ सम अदर ऐसा टॉपिक जो जिसपे एक्चुअली में यू आर एबल टू वर्क ऑन। बाकी ये सारी चीजें से ऐसा इन्फ्लुएंस मत हो इतना ज्यादा। ठीक है। वो हम्म। सिर्फ बोल देते हैं, वो यूट्यूबर्स कुछ सर्च नहीं करते इतना कुछ ज्यादा, उनको खुद को ही नहीं पता होता। ठीक है। हम्म। तो मेरे को बता देना देखो कौन से चैप्टर्स में इंटरेस्ट है। हम्म। आई लुक इनटू इट। और मैं तेरे को एक लिस्ट भेज दूंगा, उसमें से तू देख सकता है कौन सा तेरे को चूज करना है। ठीक है, थोड़ा सा तेरे को स्टार्टिंग एक में और रिसर्च मतलब करनी एक पड़ेगी। और टॉपिक मैंने सोचा था सर, एक मतलब बहुत फेमस आई है एक स्टूडेंट का, तो क्या होता है उसमें पॉपकॉर्न पॉपकॉर्न का कुकिंग टाइम के का डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं, मतलब व्हाट इज द ऑप्टिमल कुकिंग टाइम फॉर पॉपकॉर्न माइक्रोवेव में। तो हम्म। मैंने उसको मतलब उससे रिलेटेड कोई मतलब ऐसे ही फिजिकल एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने सोचा था कि व्हाट इज द ऑप्टिमल प्रेशर इट शुड बी इन अ पार्टी बलून। इनर पार्टी बलून मतलब जो नॉर्मल पार्टी बलून में। होता है, तो उसका हाँ, ऑप्टिमल प्रेशर कितना होना चाहिए। तो इसका यूजफुलनेस क्या है? सर मतलब स्टिल पर्सनल एंगेजमेंट इसमें ज्यादा है उससे, जिस फ्लो से तो। अरे तो और भी ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे, डू समथिंग यूजफुल, जैसे जिसमें कुछ एक्चुअली में यू विल बी एबल टू लर्न समथिंग, कि ऐसा भी होता है, मैथ्स को अप्लाई भी कर सकते हैं ऐसी जगह पे। ऑप्टिमल प्रेशर सर और पार्टी यूजुअली बलून में जो सारे पॉपकॉर्न होते हैं टाइप पे जैसे क्या होगा? मॉडलिंग ऑफ एनी स्पोर्ट, मतलब जैसे क्रिकेट है या फिर बैडमिंटन है, तो वो सारे बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं, सारे स्टूडेंट्स वही करते हैं, तो उसमें मतलब हम्म, कोई पॉइंट नहीं है उसको करना। तो वो कुछ तो मुझे मतलब पता आउट है। ऑफ द बॉक्स ऐसे कोई टॉपिक होना है, ऐसे ज्यादा सूट करता है। मैंने एक लिस्ट बना रखी है, मैं तेरे को भेजता हूँ, उसमें से देख अच्छा। लेना, तेरे को कुछ समझ में आया तो। हम्म।
एक मिनट, देख ले एक बार। ओके जैसे इसमें नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब इस पे तू सर्च कर सकता है। आई हैव रिटन द टॉपिक्स दैट आर इंटरेस्टिंग। फिर उसके ऊपर देखो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे ऊपर वाले नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री कौन सी होती है, पता है तुझे? नहीं सर। नॉन यूक्लिडियन ज्योमेट्री इज द ज्योमेट्री दैट इज एक्चुअली एप्लीकेबल इन द वर्ल्ड हियर। जैसे अपने अर्थ पे जो लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स होते हैं, ओके ठीक है, दे फॉलो दिस टाइप ऑफ ज्योमेट्री। उसके अच्छा ऊपर ही जीपीएस सिस्टम बेस्ड होता है, ठीक है। इसका एक एप्लीकेशन जैसे मैं बताता हूँ, जैसे ये अर्थ है, मतलब एक एग्जांपल भी कहाँ पे लगती है। ये अर्थ है, दीज आर लैटिट्यूड्स। अब ये इक्वेटर है। नाउ इक्वेटर से जो लैटिट्यूड्स होती हैं, हम्म दीज आर एट 90 डिग्री परपेंड, मतलब 90 डिग्री एंगल बनता है उनके हम्म उनपे, ठीक है। ये दोनों 90 डिग्री हो गए और यहाँ पे कुछ एंगल होता है। अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, दिस इज इन 3D। ये वाला जो ट्राइंगल बन रहा है, इट इज अ कर्व ट्राइंगल। तो ये अब नॉर्मल ज्योमेट्री है, इसमें नहीं एप्लीकेबल है, जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री अपन ओके पढ़ते हैं। बिकॉज 90 90 एंड सम एंगल, एंगल 180 से ज्यादा हो गया। ओ अच्छा ओके। आ रहा है तो समझ ये में? सो मतलब दिस इज, ट्रायंगल का लॉ ब्रेक कर रहा है ऐसा कुछ? ये दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ज्योमेट्री दैट इज बीइंग अप्लाइड हियर। ओके So you can find, if you find it interesting, you can talk, like pick a topic from here. और ये सारी चीजें उसमें जीपीएस में काम आती है। अब जैसे मैंने लिखा है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन आर्किटेक्चर यू कैन आल्सो डू, या फिर सर एस्ट्रोनॉमी बट में भी इन काम आता है। इनमें ये प्रॉब्लम है मतलब ये इसमें पर्सनल एंगेजमेंट के भी पॉइंट्स होते हैं तो आई कांट शो कि मतलब मेरे से क्या रेलेवेंस है इस टॉपिक का। अरे यार तेरे को बोलते बस मेरे को इंटरेस्टिंग लगता है, तेरे को एस्ट्रोनो स्पेस इंटरेस्टिंग लगता है क्या? लगता है सर। एस्ट्रोनॉमी, हाँ तो बस उसमें अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएगा तो दैट इज पर्सनल एंगेजमेंट। अब तेरे को अगर जैसे ऐसा लग रहा है कि मेरे को फैसिनेटिंग लगता है कि जीपीएस कैसे काम करता है, या फिर हाउ डू वी एक्चुअली make these kind of things, how do we talk ओके about planets, geometry followed by planets, you can just say that you find it interesting उसमें। why will they question that? समझ रहा है क्यों क्वेश्चन करेंगे? देखो आर्किटेक्चर पसंद है तो they can't question that, so you can choose according to that, ठीक है। ये तो मैंने अपनी टॉप लिस्ट बना रखी है जो आई थिंक आई फाइंड इंटरेस्टिंग, ठीक है। ठीक है सर थैंक यू सो फॉर ये आइडियाज या अच्छे हैं सर। मैं एक बार सारे देख लूंगा। हाँ, तेरे को एक बार गूगल करना पड़ेगा उनको, हाँ तब समझ में आएगा क्या क्या है। जैसे एक बहुत ही फेमस मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम है। मॉन्टी हॉल सर आई नो। हाँ मॉन्टी तो हॉल वो तो पता है। कॉमन है क्या वो काफी? हाँ सर वो तो बहुत सुना है एंड बर्थडे पैराडॉक्स भी होगा वो भी बहुत वो ज्यादा कॉमन कॉमन है। इसलिए क्योंकि तुम्हारी बुक में गिवन है मॉन्टी हॉल, अच्छा ओके मैंने देखा नहीं बुक है में भी वो। गिवन है। प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में आई थिंक इट इज गिवन एज एन इन्वेस्टिगेशन, दैट्स व्हाई आई थिंक इट माइट बी कॉमन। और एक सर मूवी में बट भी उसका फेमस, मतलब मैथ पार्ट कितना सा है मतलब उसमें ज्यादा लिखने के लिए तो होगा ही नहीं। क्यों? डिटेल में जाएगा सर तो मतलब सब में उसका लिखने को मिल जाएगा तेरे को खूब। उसको समझने में ही देखो टाइम लगने वाला है। सर समझ तो आ गया मेरे को मतलब उसमें कोई सिचुएशन आप चेंज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल थ्री डोर्स वाला जो एग्जांपल है वो तो मेरे को समझ आ गया। उसमें कौन सा वाला? प्रोबेबिलिटी थ्री डोर्स डोर्स वाला? वाला। हाँ हाँ। डोर्स। हम्म। हाँ तो वो तो मतलब मेरे को सिंपल लगा मतलब उसमें प्रोबेबिलिटी में इतना ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए तो है ही नहीं। तू करके देखना, सब तेरे को मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत ओके सर कंटेंट। मैं एक बार रिसर्च कर लूंगा हाँ। There was an article written by some like very high IQ person about this Monty Hall problem. मतलब एक न्यूज़पेपर में एक क्वेश्चन आया था ये वाला। तो there was a lady whose IQ was supposedly the highest in that at that time in the world. So the readers, one of the readers challenged her कि you can you tell me the answer?
तो that lady obviously she gave the correct answer that you should change the door, है ना? एंड मतलब उसको फिर बहुत सारे वो एंड शी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग कि वो कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है? एंड इट वाज पब्लिश्ड इन आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स या समवेयर इन सम न्यूज़पेपर. तो उसमें से तू देख सकता है कि उसमें कैसे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. She got a lot of hate messages after that and everything, but she was correct क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए. फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आता. हाँ, ठीक है, चल, that's it for today. Thank you, sir. Okay, bye.